अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ हसीब एंड वी हैव स्टार्टेड आवर सेशन ऑफ एडवांस ग्रामर जिसकी क्लास 1 का पार्ट 1 आपको मिल चुका है। यू हैव द लिंक, आपने असाइनमेंट उसकी सबमिट की हुई है। वो था बेसिक पार्ट जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, एक्चुअली दैट वाज एडवांस नॉट बेसिक। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेजेस क्या होती हैं। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्लॉजेज इन ग्रामर। ग्रामर में क्लॉजेज क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ पे यूज़ होंगी, किस तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा, और स्पेशली CSS essay में आपको ये किस तरह हेल्प आउट कर रही होंगी। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस टुडे। आज की क्लास में ये डिस्कस हो रहा होगा। सबसे पहले क्लॉज के ऊपर आते हैं। आपको मैंने एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक रूल बताया था कि यहाँ आपकी फ्रेजेस हैं सबसे छोटी, वो मिलके कुछ क्लॉजेस बना रही होती हैं और क्लॉजेस मिलके आपको एक कंप्लीट सेंटेंस दे देते हैं। ठीक है, ये आपको एक रूल बेसिक सा याद होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्लॉजेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन के ऊपर कि ये एक सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जिसमें एटलीस्ट वन वर्ब और वन सब्जेक्ट अवेलेबल हो। एक वर्ब एक सब्जेक्ट, यानी एक कोई बंदा हो और वो कोई काम कर रहा हो। अगर ये दो इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल हैं तो ये आपका क्लॉज होगा। जैसे कि फ़िलिपा, ये आपका सब्जेक्ट है क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम है, किसी लड़की का नाम है। और गॉट मैरिड, उसने कर ली शादी, वर्ब है। शादी करना वर्ब है, आपको भी करना चाहिए। फ़िलिपा गॉट मैरिड। अब आगे की इन्फॉर्मेशन लास्ट वीक विद सैम विद फलाना बंदा, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या था कि सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, तो हम इसको क्लॉज कह देंगे। और दूसरी तरफ आपने फ्रेज़ में क्या पढ़ा था कि वहाँ पे आपका सब्जेक्ट का होना, वर्ब का होना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन होगी, अ चंक ऑफ अ सेंटेंस होगा, अ रफ सा आइडिया होगा जो आपको क्या कर रहा होगा, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा अबाउट समथिंग। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का होना और उसके साथ वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट मेक्स अ क्लॉज। ठीक है, ये क्लॉज की बेसिक आइडेंटिटी आपको पता चल चुकी है कि सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। अच्छा, आपने ग्रामर में ये भी पढ़ा हुआ है, बेसिक ग्रामर में आपने ये चीज़ बहुत बाखूबी पढ़ी हुई है कि एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता तो आई एम हियर, मैं बता रहा हूँ आपको। इंडिपेंडेंट क्लॉज हम उस सेंटेंस को कहते हैं जो सेंटेंस ऑल बाय इटसेल्फ थ्रू गिविंग अ कंप्लीट आइडिया अलोन स्टैंड कर सकता है। मतलब मैं जैसे कहता हूँ कि यू आर CSS एस्पायरेंट हु आर गोइंग टू अपीयर इन योर 2024 एग्ज़ाम। ये एक कंप्लीट आइडिया है जो कि ऑल बाय इटसेल्फ स्टैंड कर सकता है, इसको किसी भी फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट क्यों, इसको किसी और के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इसको इंडिपेंडेंट इसलिए कहते हैं। और दूसरी तरफ होती है आपकी डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, एक तरफ अगर डिपेंडेंट है तो दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। जी हाँ, बिल्कुल, इसको किसी न किसी आइडिया की, किसी न किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी। डैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है जी, इसको डिपेंडेंट इसलिए कहा जाता है कि इसको फर्दर आगे किसी न किसी आइडिया की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको आता है, बेसिक ग्रामर में बहुत अच्छा हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाया जाए तो आया उनमें कोई चीज़ कॉमन है? आइडेंटिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आया उनमें कुछ चीज़ कॉमन होगी? बिल्कुल कॉमन होगी कि उनमें एक सब्जेक्ट का होना और प्रेडिकेट यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। प्रेडिकेट हम कहते होते हैं सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस का पार्ट हो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, या हम इसे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो आपने ये देखना है कि आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होगी उसमें सब्जेक्ट भी होगा, उसके साथ प्रेडिकेट भी होगा, और डिपेंडेंट क्लॉज में भी यही चीज़ होगी। दोनों में यही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात किसकी हो रही है, एक कंप्लीट थॉट की, और यहाँ पे बात हो रही है एक इनकम्प्लीट थॉट की। ये डिफरेंस आपने अंडरस्टैंड करना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज़ का। अच्छा, एक को डिपेंडेंट कहा जाता है तो उसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है, सेम नेम डिफरेंट नेम ऑफ द सेम थिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब जो दो आपके मेन आइडियाज़ आपस में बिल्कुल जुड़ सकते हैं अगर आपने बीच में कोई कनेक्टर रखा हुआ हो। ठीक है, आपकी दो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज़ या एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक आपकी मेन क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो भी आपस में जुड़ सकते हैं। आपकी मेन क्लॉज पहले आ सकती है, आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आ सकती है। देयर इज़ नो डिफरेंस, देयर इज़ नथिंग कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए डिटेल में। ये आपका अपना टोन ऑफ द सेंटेंस होगा कि आप किस तरह डिलीवर करते हैं बात को। जैसे कि आप वन बाय वन एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आई लाइक बनानास, मुझे केले पसंद हैं। एंड, और उसमें दोबारा जो वर्ड आ रहा है वो है एंड का, एंड आई लाइक ग्रेप्स।
अब ये क्या हुआ, एक कंप्लीट आइडिया, मुझे केले पसंद हैं भाई, ठीक है, अगले को समझ आ गई, देयर नो फर्दर नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, एंड आई लाइक ग्रेप्स, यहाँ पे भी आइडिया कंप्लीट है। अब मैंने क्या किया, एक कनेक्टर लगा के इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और एक कंप्लीट सेंटेंस मेरा बन गया। पहले ये था सिंपल सेंटेंस, अब मैंने एंड को लगा दिया, बीच में दो डिफरेंट आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट कर दिया जो कि दोनों के दोनों मेन क्लॉजेज़ हैं, ये मेरा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ठीक है जी। अच्छा, अब जब आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज या आपकी डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाएगी, जैसे कि डिपेंडेंट क्लॉज शुरू हो रही है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आफ्टर, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस, हाउएवर, एज, सो, ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे एक्ट करते हैं। जैसे ही आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होगी, आफ्टर शी पिक्स मी अप, जैसे ही उसने मुझे पिक किया या जैसे ही वो मुझे पिक करती है, यहाँ पे आपको ये कॉमा नज़र आ रहा है। ये क्या बात हुई, यहाँ पे कॉमा नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे कॉमा नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ द रूल ऑफ ग्रामर कि अगर आपकी दो मेन क्लॉजेज़ आपस में जुड़ रही हों विद अ कनेक्टर, यू डोंट हैव द नीड टू ऐड अ कॉमा। लेकिन जब आपकी सबऑर्डिनेटिंग यानी आपकी डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए जो कि अगले के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि भाई आप उनको दोनों कॉमा से एक कॉमा लगा के अलग अलग करेंगे, एक आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी तरफ मेन क्लॉज या आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगी। आफ्टर शी पिक्स मी अप कॉमा मॉम इज़ टेकिंग मी टू बाय शूज़, अब मैंने क्या कर दिया, एक आइडिया ये दे दिया, एक आइडिया ये दे दिया, लेकिन ये जो आइडिया है ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे, आप खुद इसको समझने की कोशिश करें। आफ्टर शी पिक्स मी, आप जैसे ही वो मुझे पिक करती हैं या मुझे पिक करने के बाद, तो आगे खामोशी है। अब वो जो खामोशी है उसको मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगा के आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन देता हूँ। उस खामोशी को तोड़ने के लिए मैं कहता हूँ कि माई मॉम इज़ टेकिंग मी टू बाय शूज़। तो नाउ यू गॉट द आइडिया कि अगर आपका एक तरफ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा तो बीच में कॉमा आएगा स्टार्टिंग में हो, और अगर आपका स्टार्टिंग में ही मेन वर्ब है, आपका मेन क्लॉज है, तो दूसरी तरफ भी आपको कॉमा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आपकी मेन क्लॉज पहले आ जाती है, उसके बाद कनेक्टर बीच में आ जाता है और उसके बाद आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाती है, तो फिर क्या सीन होगा, कोई भी नहीं होगा, आपको कोई कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिस ओनली अप्लाइज व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू में आ जाए। अब यहाँ पे है आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस, मैं उसे पहले पेरिस में मिल चुका हूँ या मैं मिला उसे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक कंप्लीट आइडिया दे दिया। ऑल दो यहाँ पे हर का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हर कौन है, वो उसकी अम्मा की बात हो रही है, बहन की बात हो रही है, टॉकिंग अबाउट हर गर्लफ्रेंड, फियांसे, वाइफ, वी डोंट नो, लेकिन फिर भी इट इन इट सेल्फ इज़ अ कंप्लीट आइडिया। और बीच में मैंने वेयर का वर्ड लगाया, वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड, जहाँ पे मैं बचपन में रहा, वो क्या है जी, मैं उसे उस जगह पे यानी कि पेरिस में मिला। तो ये क्या हुआ, ये जो पेरिस है ये आगे उसकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन दे रहा है, यानी आपका जो मेन क्लॉज था ये, और उसकी फ़र्दर जो एक्सप्लेनेशन है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा के आपने दे दी। अगर इसको शुरू में ले आते हैं, जैसे कि वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड कॉमा आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस, तो ये जुमला ऐसे होता, बिकॉज द रूल से इसके सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आएगी तो क्या होगा, कॉमा आ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं क्लॉजेस की टाइप्स के ऊपर। आपने मेन और मेन क्लॉजेस पढ़ ली, आपने पढ़ ली जी, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज आपने पढ़ ली कि भाई इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसको ज़रूरत होती है। तो ज़रूरत के तहत हमने आगे क्या किया हुआ है, क्लॉजेस को डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कोई होती हैं नाउन क्लॉजेज, कोई होती हैं एडजेक्टिव क्लॉजेज, और कोई होती हैं एडवर्बियल क्लॉजेज। सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन करके समझ रहे हैं। नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज क्या है कि भाई आपका अगर नाउन एक वर्ड है, एक किसी चीज़ का नाम है, तो आप उस नाम को थोड़ी सी एग्जैजरेशन अगर दे दें, अगर उसको आप क्या करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी नाउन क्लॉज बन जाएगी, या वही आपकी नाउन फ्रेज़ भी होती है। अब जैसे कि मैं ऊपर कहता हूँ पेपरोनी इज़ फाइन विद मी, मतलब मुझे पेपरोनी पसंद है, आई एम गुड विद इट, मुझे ठीक है मैं खा लूँगा। यहाँ पे नाउन क्या है, एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि वट एवर यू वॉन्ट इज़ फाइन विद मी, आप जो भी चाह रहे हो मेरे लिए वो ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, आपका जो नाउन क्लॉज है ये नाउन नहीं है, ये पूरी की पूरी क्लॉज बन चुकी है, बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन वन वर्ड। तो ये आपकी पूरी की पूरी क्लॉज बन गई है, और ये क्लॉज क्या कर रही है, एज अ सब्जेक्ट आ रही है। तो यहाँ पे सिर्फ नाउन था, एक चीज़ का वर्ड था, यहाँ पे उसकी एग्जैजरेशन है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। सो नाउन क्लॉज अ डिपेंडेंट क्लॉज डेट फंक्शन एज अ नाउन, ऐसी क्लॉज, ऐसी बात जो कि क्या कर रही होगी, डिपेंडेंट नाउन के तौर पे एक्ट कर रही होगी, यानी वट एवर यू वॉन्ट फॉर मी टू ईट इज़ फाइन विद मी,
ये जितना मैंने वर्ड कहा था इज़ फाइन विद मी के अलावा वो आपकी नाउन क्लॉज है। वट एवर यू आर ब्रिंगिंग फॉर मी टू ईट इन द डिनर या टू ईट विद यू इज़ फाइन विद मी, तो ये पूरा मेरा नाउन क्लॉज होगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वट एवर इज़ ट्राइंग टू हैम्पर द इकनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान शेल बी ट्रीटेड हार्शली या शेल बी पनिश अकॉर्डिंगली। ये जो पूरे के पूरा मैंने सेंटेंस आपको बोला ये क्या था मेरे लिए, ये नाउन क्लॉज था। सो अ नाउन क्लॉज इज़ अ टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शन एज अ नाउन, ये आपको समझ आ गया। एंड इट विल ऑलवेज बी विद इन अ सेंटेंस। इट कैन सर्व वेरियस रोल्स, या ये सब्जेक्ट के तौर पे आ सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे आ सकता है, या कॉम्प्लीमेंट किसी एक एग्जैजरेटेड खूबी के तौर पे आ सकता है। आया ये सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो फिर कैसे पता चलेगा, ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो कैसे पता चलेगा, और इसका यूज़ क्या होगा, CSS में क्या यूज़ होगा, अभी हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ वट एवर यू विश। अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक किसी आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। वट एवर यू विश, ये पूरे का पूरा मेरा क्या है, नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज क्या है, क्योंकि इसमें आपने क्लॉज की डेफिनेशन में पढ़ा था कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट का होना और एक वर्ब का होना ज़रूरी है। तो जब ज़रूरी है तो यहाँ पे होना भी चाहिए। तो अब अगर आपने यहाँ पे एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा दिया, एक वर्ब इंट्रोड्यूस करा दिया, तो इन दोनों ने मिल के क्या कर दिया, क्लॉज की डेफिनेशन को फुलफ़िल कर दिया। जी सर बिल्कुल कर दिया। और दोनों ने वट एवर ने मिल के उसको क्या कर दिया, नाउन फ्रेज़ बना दिया। जी सर नाउन फ्रेज़ बना दिया। सो एग्जाम्पल 1 से आपको क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट और वर्ब का होना स्टार्ट में ऑफ द सेंटेंस, ये आपको नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। और आप दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, आप कहते हैं आई नो वेयर द ट्रायर इज़। आई नो मैं जानता हूँ, और आगे मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ वेयर द ट्रायर इज़, वेयर द ट्रायर इज़। अब इसमें द ट्रायर जो है इट इज़ द मेन आइडिया जिसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे मेरे बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे ट्रायर के बारे में बात हो रही है। तो ट्रायर जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। आई भी यहाँ पे सब्जेक्ट है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन क्लॉज का सब्जेक्ट। ये जो नाउन क्लॉज हमने अलग की हुई है इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रायर प्राइम इंपॉर्टेंस की चीज़ है, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे आ गया। और इज़ होना वर्ब है, तो जब आपका सब्जेक्ट और वर्ब हो जाए तो ये क्लॉज हो गई, और उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो उसको मिलके नाउन क्लॉज बना रही है। सो आई नो वेयर द ट्रायर इज़, इसका मतलब ये हुआ कि आई नो मैं जानता हूँ, आई मैं नो जानना, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, लेकिन ये आपका फ्रेज़ नहीं बन सकता। फ्रेज़ क्यों नहीं बन सकता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो कि प्राइम इंपॉर्टेंस की और वो यहाँ पे लाए कर रही है। आई नो मैं जानता हूँ, वट क्या जानते हो, वेयर द ट्रायर इज़। अब ट्रायर की बात हो रही है, सो ट्रायर इज़ नाउन। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, नाउन क्लॉज की। यहाँ पे आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन वो नाउन नहीं है। आई इज़ समथिंग जिसको हम प्रोनाउन कह रहे होते हैं। आई यू वी दे, ये प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन क्लॉज तो बात नहीं हो रही, यहाँ पे तो नाउन क्लॉज की बात हो रही है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि आई नो ऑल्दो इट कंटेन सब्जेक्ट वर्ब, लेकिन ये आपका नाउन क्लॉज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बात हो रही है ट्रायर की। ट्रायर इज़ नाउन, और ट्रायर के आसपास जो है एग्जैजरेटेड वर्ड आए हुए हैं जो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं या उसको इन्हांस कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। नाउन क्लॉज की वही वाली एग्जांपल ये आपके सामने है, पॉज करके आइडेंटिफाई कीजिए। ये नाउन क्लॉज यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे आ गई, एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा अब आते हैं आपके एक क्विक सा एनालिसिस के ऊपर, जिसमें आपको देख के समझ आ जाए कि यार आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट। कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पे कैसे आएगी, व्हाट शी सेड सरप्राइज्ड मी, व्हाट शी सेड सरप्राइज्ड मी। अब यहाँ पे व्हाट शी सेड क्या है, वो एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बात वो एक्ट कर रहा है। कैसे, उसने जो कहा, ये पूरी की पूरी जो बात है ये जुमले का मेन आइडिया है, ये जुमले का सब्जेक्ट है जिससे बात शुरू हो रही है। तो ये आपका क्या हुआ, नाउन एज अ सब्जेक्ट आ गया। और आई बिलीव दैट ही विल सक्सीड, आई बिलीव दैट ही विल सक्सीड, यहाँ पे दैट ही विल सक्सीड एक्ट एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं यकीन करता हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, बिलीव करना वर्ब है, और ये पूरे का पूरा आपका क्या है जी, ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डैट ही विल सक्सीड, के वो सक्सीड करेगा, यानी सब्जेक्ट जो है मेरा, मतलब मेरा क्या बिलीफ है, पूरे का पूरा बिलीफ ये है। तो ये आपका क्या होगा, नाउन एज ऑब्जेक्ट होगा। नाउन फ्रेज़ है ये पूरी की पूरी, और ये किसके तौर पे एक्ट कर रही है, एज ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे शी आस्क्ड वेयर द मीटिंग विल बी हेल्ड,
इन दिस सेंटेंस वेयर द मीटिंग विल बी हेल्ड, ये किसके तौर पे कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका ये है, वर्ब ये है, और उसने पूछा क्या, पूरी की पूरी बात, जो ये पूरी मैंने बिलीव क्या किया इस पूरी की पूरी बात में, उसने क्या किया, व्हाट शी सेड, उसने सरप्राइज़ किसने किया मुझे, जो उसने बात की, व्हाट शी सेड। सो नाउ यू गॉट द आइडिया कि सब्जेक्ट के तौर पे कैसे आ रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे आ रहा है। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करने में पता चल गया है, आपको आसानी हो गई है। अब आते हैं अपने मेन CSS के टॉपिक्स के ऊपर, उन जुमलों के ऊपर। पहला पॉलिटिकल सेंटेंस है जो शुरू होता है और जुमला कहता है व्हाट द गवर्नमेंट डिसाइड्स विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इकॉनमी। गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करेगी उसका गवर्नमेंट आपकी जो क्या है जी इकॉनमी, उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो नाउन क्लॉज है वो कौन सा है, आपका नाउन क्लॉज है व्हाट द गवर्नमेंट सेड। ये पूरे का पूरा नाउन है, हुकूमत ने जो भी कहा, तो ये पूरे का पूरा नाउन है, आ रहा है ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो ये आपका क्या हुआ, आपका सॉरी सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, तो ये क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट ऑफ द मेन सेंटेंस हो गया, और ये आपका नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट आ गई। दूसरा सोशल जुमला पढ़ते हैं, व्हाट वी सपोर्ट एजुकेशन, ना वट एवर वी सपोर्ट एजुकेशन रिफॉर्म, नहीं सॉरी वट एवर नहीं है, वेदर है यार, क्या हो गया, वेदर वी सपोर्ट एजुकेशन रिफॉर्म इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल ओपिनियन। अब ये पूरे का पूरा वेदर वी सपोर्ट एजुकेशन रिफॉर्म, ये हमारा क्या है, नाउन है, एक्ट कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, तो नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट होगा ये। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि आपने हमेशा वही जुमले नहीं लिखने होते कि एजुकेशन रिफॉर्म इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल ओपिनियन, या दूसरी तरफ आप लिखें गवर्नमेंट will decide and it will have a significant impact on the economy। no, आपने ऐसे नहीं करना, आपने ये वाले जुमले लिखने हैं। नाउन क्लॉजेस को ज़रा सा अंडरस्टैंड कर लिया आपने, रूल पता चल गया आपको, अब आप इस तरह के जुमले लिखेंगे। अपने पास नोट डाउन कीजिए, नाउन क्लॉज के 5 जुमले आप अभी, ये दिस इज़ द असाइनमेंट, आप नाउन क्लॉज के 5 जुमले छोटे ही सही अभी मुझे लिख के आप दे रहे हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट, ठीक है। नाउन क्लॉज को यूज़ करें, आइडेंटिफाई करें इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, यानी नाउन क्लॉज के लिए आपको मैंने पहले बताया क्लॉज में सब्जेक्ट का होना, वर्ब का होना ज़रूरी है। इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा सब्जेक्ट वर्ब है, इसमें कौन सा सब्जेक्ट और वर्ब है, और ये कैसे नाउन क्लॉज हैं। नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट के 5 जुमले आप लिख के मुझे भेज रहे हैं। अब आते हैं नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट, इसमें एक सेंटेंस में करता हूँ, एक आपके लिए है। पॉलिटिकल एग्जाम्पल पढ़ते हैं, और पॉलिटिकल एग्जाम्पल कहती है कि द वोटर्स एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, वोटर्स ने क्या किया, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया ऑन, किसके ऊपर, हु शुड बी इलेक्टेड एज द न्यू प्रेजिडेंट, कौन नया प्रेसिडेंट बनेगा, किसको बनना चाहिए, उसके ऊपर लोगों ने क्या किया जी, अपना वोटर्स ने क्या किया, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया। तो इस जुमले में हु शुड बी दी इलेक्टेड, हु शुड बी इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट, तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, नाउन क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये पूरे का पूरा नाउन है, कौन बनेगा प्रेसिडेंट, कौन बनेगा करोड़पति, ये आपका पूरे का पूरा एक नाउन है, आपका नाउन फ्रेज़ एक्चुअली। क्यों फ्रेज़ है? क्योंकि भाई इसमें आपका सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और वर्ब भी है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, ये पूरे का पूरा नाउन क्लॉज बन गया और आ रहा है ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो दिस इज़ व्हाट नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक। सोशल जुमला है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए, ब्रेक डाउन कीजिए, देखिए क्या समझ आती है आपको। अच्छा, एडवर्बियल क्लॉज के ऊपर आते हैं, जो कि हमने नाउन को तो क्लियर कर दिया, नाउन एज अ सब्जेक्ट, नाउन एज ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया, कैसे आपके जुमलों को वैल्यू ऐड कर रहा है वो भी समझ आ गई। एडवर्बियल क्लॉज के ऊपर आते हैं। एडवर्बियल क्लॉज जो होती है वो ऐसी क्लॉज होती है जो आपको इन्फॉर्मेशन देगी, आपको डिटेल्स देगी अबाउट द टाइम, प्लेस, मैनर, कंडीशन, इमोशन, पर्पस, एनीथिंग जो आपके जुमले में इस तरह की वैल्यूज़ ऐड कर दे, टाइम से रिलेटेड, मैनर, प्लेस से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, कंडीशंस, पर्पस, इस तरह की चीज़ें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, शी लेफ्ट द पार्टी, शी सब्जेक्ट, लेफ्ट वर्ब, और पार्टी ऑब्जेक्ट, कंप्लीट आइडिया है, विद अलोन स्टैंड कर सकता है, यहाँ पे जुमला कंप्लीट हो रहा था। लेकिन आगे मैं कहता हूँ व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, आइडिया एग्जैजरेट हुआ, बंदे को समझ आ गई कि भाई वो उस टाइम तक नहीं गई थी जब तक आपकी रेन स्टार्ट नहीं हुई थी। तो ये जो वेयर इट स्टार्टेड रेनिंग, सॉरी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग इज़ योर एडवर्बियल क्लॉज। वाई इट्स एडवर्बियल क्लॉज? बिकॉज इट इज़ टेलिंग यू अबाउट टाइम, ये आपको टाइम के बारे में बता रहा है। शी लेफ्ट द पार्टी बाय अ बस, शी लेफ्ट द पार्टी बाय अ बस, ये मैनर के बारे में बता रहा है। शी लेफ्ट द पार्टी व्हेन शी फील्ड ह्यूमिलिएटेड बाय द गेस्ट, तो ये आपको कंडीशन का बता रहा है कि किस कंडीशन के तहत उसने पार्टी को लीव किया। पाकिस्तान इकॉनमी इज़ डाइंग डे बाय डे, या पाकिस्तान इकॉनमी इज़ अंडर अ सीरियस थ्रेट, या कुछ भी इस तरह का जुमला, बिकॉज
द पॉलिसी मेकर्स आर नॉट एक्टिंग वाइजली। अब ये पॉलिसी मेकर्स आर नॉट एक्टिंग वाइजली, ये आपका क्या था जी, आपका मैनर था कि भाई रीज़न क्या है, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि भाई आपकी इकॉनमी ठीक परफॉर्म नहीं कर रही, वो जस्टिफिकेशन हमने आगे एक्सप्लेन कर दी। सो दैट इज़ व्हाट एडवर्बियल क्लॉज इज़, कि वो आपको क्या कर रहा है, आपको मैनर, टाइम, प्लेस, कंडीशन या पर्पस के बारे में बता रहा है। क्विक सा जुमला, ऑल्दो अगरचे द अपोजिशन फियर्सली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स इकनॉमिक पॉलिसी, यहाँ पे कॉमा आ गया। क्यों कॉमा आया है मुझे बताएं, जल्दी से आप बताएं, आप इसको आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे कॉमा क्यों लगा है, यहाँ पे ऑल्दो क्यों लगा है, और ऑल्दो लगा है तो यहाँ पे फिर कॉमा क्यों आया है। ये जुमला भी है, जुमले का ये पार्ट भी है, तो व्हाट इज़ इट, ये क्या चीज़ है। वीडियो को पॉज करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, आपको मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया है। सो इफ़ यू आर बैक, अगर आपने वीडियो को पॉज किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑल्दो आपका क्या है जी, अगरचे, आपने अगरचे का वर्ड यूज़ करके अपनी जो पहली कंडीशन, अपना जो पहला जुमले का पार्ट है उसको डिपेंडेंट बना दिया है। क्यों? क्योंकि आपने ऑल्दो का वर्ड यूज़ कर दिया जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो आपके जो सेंटेंस है उसको क्या कर रही है, डिपेंडेंट कर रही है किसके ऊपर, अगले पार्ट के ऊपर। अगला पार्ट क्या है, द इकॉनमी कॉन्टीन्यू टू ग्रो स्टडीली, इकॉनमी ने स्टडीली ग्रो करना जारी रखा, ये कंप्लीट आइडिया है। ये आपका इंडिपेंडेंट, INDP, आपका इंडिपेंडेंट आइडिया है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका क्या है जी, जुमले के एंड पे आ रहा है, यानी आपका मेन क्लॉज है, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। और जो आपको पहले बताया गया था, आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या डिपेंडिंग सेंटेंस जो है, या डिपेंडेंट क्लॉज जुमले के शुरू में आ जाएगी तो आप यहाँ पे कॉमा लाजमी यूज़ करेंगे। सो ऑल्दो द अपोजिशन फियर्सली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स इकनॉमिक पॉलिसी, द इकॉनमी कॉन्टीन्यू टू ग्रो। तो ये पूरे का पूरा जो आपका था ये आइडिया कि भाई अपोजिशन की क्रिटिसिज्म के बावजूद, पॉलिसीज़ की क्रिटिसिज्म के बावजूद इकॉनमी ने क्या किया, ग्रोड स्टडीली, यानी इकॉनमी ने कैसे ग्रो किया, ये उसका पीछे मैनर बता रहा है। मैनर कैसे बता रहा है कि भाई स्टडीली ग्रो, स्टडीली इकॉनमी ने स्टडीली ग्रो किया। दिस इज़ द एडवर्बियल क्लॉज विच इज़ टेलिंग यू अबाउट द मैनर इन विच द इकॉनमी ग्रू। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्बियल क्लॉज हो गई। एडजेक्टिव क्लॉज वही है, आपको किसके तौर पे एक्ट करेगी, आपके सेंटेंस को डिस्क्राइब करेगी, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन देगी। जैसे कि द बुक इज़ इन द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी इज़ एक्सेलेंट, ठीक है, मतलब ये एक आइडिया था। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ द बुक दैट आई बरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि अगले को समझ आए कि जो बुक है वो मेरी नहीं थी, लाइब्रेरी की थी, मैंने बरो की थी, और जो है उसकी क्वालिटी कैसी है या उसका कंटेंट कैसा है, इज़ एक्सेलेंट। तो आपने क्या किया, एडजेक्टिवल क्लॉज को यूज़ करके अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी। सो दूसरी तरफ मैं CSS के कॉन्टेक्स्ट में जुमला लिख रहा हूँ, द कैंडिडेट, और मैं आगे कॉमा लगा के उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। दिस इज़ बाय द वे अ रूल, कि जिसमें अगर आपने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो अबाउट द सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है ना, द कैंडिडेट, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप उसको कॉमास के अंदर रख के यूज़ करेंगे। द कैंडिडेट हु हैज़ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज़ वेल इक्विप्ड टू हैंडल कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी इशू। तो मैंने कैंडिडेट की तारीफ़ की, कॉमर्स के अंदर उसको रख के मैंने एक्सप्लेनेशन दी, और उसके बाद अपना जुमला कंप्लीट कर दिया। इज़ वेल इक्विप्ड विद द इज़ वेल इक्विप्ड विद, नहीं, वेल इक्विप्ड टू हैंडल कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी कंडीशंस या इश्यूज़। तो ये जो आपने बंद करा कॉमों में इन चीज़ों को, वो क्या थी, आपकी एडजेक्टिवल क्लॉज थी, कि आपने नाउन, जो कैंडिडेट नाउन है उसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट यू, कि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि आपने किस तरह एक कॉमन सादे से जुमले को एक फुल फ्लेज किस्म का ऑल इंक्लूसिव, ऑल डिटेल कंटेनिंग सेंटेंस बनाना होता है बाय यूजिंग दीज एडवांस ग्रामर्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब मेन सबसे टॉपिक जो है उसके ऊपर आ रहे हैं कि वाई आर दीज कॉन्सेप्ट सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ CSS एस्पायरेंट। एक एस्पायरेंट के लिए ये क्यों इतने कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं, क्यों इतनी मैं एग्जैजरेशन कर रहा हूँ, क्यों बार बार वही चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। समझने की कोशिश करते हैं इकोनॉमिक सेंटेंस से, कि द कंपनी रिपोर्टेड प्रॉफिट्स, कंपनी ने रिपोर्ट किए प्रॉफिट, इन्फ्लेशन इज़ राइजिंग। ये जुमले आप लिखते हैं, आपको पता है, आपके लिए आसान है, पढ़ने में लिखने में बहुत आसान होते हैं। और ये जुमला जो था विदाउट फ्रेज़ था, कोई फ्रेज़ इसमें मैंने इस तरह की यूज़ नहीं की एज सच। द कंपनी सब्जेक्ट था, उसने रिपोर्ट किया, यानी कोई वर्ब किया, किसको जी, प्रॉफिट को, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इन्फ्लेशन जो है किसी चीज़ का नाम है, हो रही है क्या जी, राइजिंग। आपका ये जो राइजिंग है ये आपका वर्ब भी है और आपका ये ऑब्जेक्ट भी है, कि भाई राइज़ होना एक काम भी है और राइज़ होना एक कंडीशन भी है। तो
ये आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी वर्ब और ऑब्जेक्ट भी है। मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि जैसे ही मैं फ्रेज़ इंट्रोड्यूस कराता हूँ तो आप देखिएगा कि कैसे खूबसूरती जुमले की बढ़ जाती है। मैं कहता हूँ डिस्पाइट द ग्लोबल इकनॉमिक डाउन टर्न द कंपनी रिपोर्टेड सिग्निफिकेंट प्रॉफिट दिस क्वार्टर। सो नाउ आपको कैसे एकदम पता चल गया कि भाई ग्लोबल इकनॉमिक डाउन टर्न के होते हुए बावजूद इसके कि ग्लोबल इकनॉमिक डाउन टर्न था, कंपनी ने क्या किया जी, प्रॉफिट रिपोर्टेड किए, सिग्निफिकेंट प्रॉफिट रिपोर्टेड किए, और दिस क्वार्टर, इस स्पेसिफिक क्वार्टर के अंदर अंदर। सो यहाँ पे जो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ मैंने यूज़ की कि जो मुझे बता रही है अबाउट द सिनेरियो, यानी कंडीशन के बारे में बता रही है कि किस कंडीशन के होते हुए फिर भी कंपनी ने क्या किया, सिग्निफिकेंट प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया, वो क्या है, आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। वो कहती है डिस्पाइट द ग्लोबल इकनॉमिक डाउन टर्न। ये आपका क्या है जी, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है, और ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। डिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज भी है आपकी, कि ये आपको क्या कर रही है, आपके इस पार्ट ऑफ द जुमले को अगले पार्ट ऑफ द सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो दिस इज़ डिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस आइडिया, ये इंडिपेंडेंट है। ये ऑल इंक्लूसिव किस्म का सेल्फ सफिशेंट किस्म का सेंटेंस है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ऊपर ये वाला जुमला था, ये भी बिल्कुल ईजी किस्म का था, इसको भी किसी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने अगर फ्रेज़ इंट्रोड्यूस कराई है, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ इंट्रोड्यूस कराई है, तो मुझे फिर कॉमा का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज़ आपने हमेशा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के आइडिया को अपने माइंड में याद रखना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड सेंटेंस, द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज़ टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन एमिंग टू स्टेबलाइज द इकॉनमी। द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसीज़ टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। इसने क्या किया जी, गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की पॉलिसीज़ इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए। जुमला यहाँ पे कंप्लीट हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, कोई मसला नहीं था आगे मैं एक्सप्लेनेशन दूँ, लेकिन मैं आगे क्या करता हूँ, एक्सप्लेनेशन के लिए कहता हूँ एमिंग, जो एम कर रही है टू स्टेबलाइज द इकॉनमी, कि भाई इसका एम जो है वो ये है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई या इम्प्लीमेंट की। तो यहाँ पे जो नाउन क्लॉज है आपका, टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, क्या कॉम्बैट करने के लिए, आपके इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए। फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट अगर होता तो यहाँ पे होता, ये यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट है, ये तो आपको पता चल चुका है। नाउ यू गॉट द आइडिया कि मैंने इतनी पीछे एक्सप्लेनेशन क्यों दी थी, क्योंकि आपके जहन में होना चाहिए सब्जेक्ट कहाँ पे लाए कर सकता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाए कर सकता है। और ये स्पेसिफाई क्या कर रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के पर्पज़ को, कि भाई गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ क्यों इम्प्लीमेंट की, इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए। उससे क्या होगा, उससे एम होगा स्टेबिलिटी ऑफ इकॉनमी। तो नाउ आपका आइडिया कंप्लीट हो गया। तो छोटा सा जुमला है, बिल्कुल 2 लाइंस के ऊपर आपके पेज पे आ जाएगा, लेकिन वैल्यू चेक करें कितना ऑल इंक्लूसिव डिटेल किस्म का जुमला है। सो दिस इज़ व्हाट बेसिक ग्रामर वाज अबाउट एंड दिस इज़ व्हाट एडवांस ग्रामर इज़ अबाउट, कि बेसिक ग्रामर में आपने जुमले लिखना सीखे, अब आप क्या कर रहे हैं, उनको कंडीशंस दे रहे हैं। इकनॉमिक सेंटेंस है तो आप उसमें नाउन क्लॉज आपने यूज़ की, उसको एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ किया, और आपने क्या कर दिया, जुमले को इतना डिटेल बना दिया। अच्छा, अब आपने अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया एडवांस ग्रामर का, तो आइडिया को ग्रास्प करने की कोशिश कीजिए। इन एन एफर्ट टू स्टिमुलेट इकनॉमिक ग्रोथ, एक इकनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करने की एफर्ट में क्या, ये आपका डिपेंडेंट आइडिया है कि भाई उस डिपेंडेंट मतलब इकोनॉमिक स्टिमुलेट, ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में क्या, उस एफर्ट में क्या, इसलिए मैं यहाँ पे कॉमा लगा रहा हूँ और मैं कहता हूँ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड अ सीरीज़ ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो ये आपका क्या है जी, आपका इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो आपने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को देखना है, आया डिपेंडेंट पहले है तो आपने कॉमा लगाना है, ये पहला स्टेप हो गया। अच्छा जी सर, पहला स्टेप हो गया, दूसरा क्या हो गया, अब सर आप इसमें ढूंढने की कोशिश करें कि यार कौन सी फ्रेजेस यूज़ हुई हुई हैं। इन, एट, ऑन, फॉर, ये आपका प्रीपोजिशन होता है। अगर इनसे शुरू हो रहा है तो बिला झिझक आप कह सकते हैं कि यार ये आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज़ यूज़ हुई हुई है। बेसिक ग्रामर में पढ़ा था ना प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज़ हम पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज़ को यूज़ करके हमने क्या किया, हमने कहा इन एन एफर्ट टू स्टिमुलेट इकनॉमिक ग्रोथ, ये कॉन्टेक्स्ट दे रहा है एंड मोटिवेशन फॉर द गवर्नमेंट एक्शन, कि गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके पीछे मोटिवेशन क्या है। वो ये है कि भाई हम चाह रहे हैं कि हमारा जो इकनॉमिक ग्रोथ है वो स्टिमुलेट हो। तो डिपेंडेंट पहले आया, इंडिपेंडेंट बाद में आया, इसलिए हमने कॉमा लगाया। और कौन सी फ्रेज़ यूज़ की गई, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ यूज़ की गई। अगला जुमला, इसको खुद ब्रेक डाउन कीजिए, नीचे रीडिंग मटेरियल दिया हुआ है आपको, इसको पढ़ें कि भाई ये क्या है, क्यों है, कैसे है, तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रीपोजिशनल, एडजेक्टिवल, एडवर्बियल क्लॉज फ्रेजेस को यूज़ करके आप कैसे क्या अपना आइडिया कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, सोशल सेंटेंस,
वही सेम विदाउट फ्रेज़ पहले आएगा आपका द कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स, आपने आपकी कम्युनिटी ने ऑर्गेनाइज़ किए इवेंट, पीपल गैदर्ड फॉर द प्रोटेस्ट, लोग गैदर हुए जमा हुए प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन जब फ्रेज़ आती है इन एन एफर्ट टू फॉस्टर इकनॉमिक कोहेजन, कम्युनिटी कोहेजन, द लोकल नेबरहुड ऑर्गेनाइज अ सीरीज़ ऑफ कल्चरल इवेंट्स। तो देख लिया आपने कि भाई कितने वसी किस्म के आपने डिटेल किस्म का वो आपने जुमला लिखा, लेकिन है शॉर्ट है लेकिन कितना डिटेल्ड है बाय यूजिंग जस्ट फ्रेजेस। ठीक है, अब अगला जुमला पढ़ते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ गैदर्ड इन द सिटी सेंटर टू वॉइस देयर कंसर्न अबाउट सोशल इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या हुआ, लोगों पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ, ये क्या है जी, आपका पूरे का पूरा एक नाउन फ्रेज़ है। वही यहाँ पे पीपल था लेकिन यहाँ पे पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ये आपने क्या किया, फ्रेज़ को यूज़ करके जुमले की लेंथ को बना दिया। और गैदर्ड इन द सिटी सेंटर, यहाँ पे प्रोटेस्ट की बात हो रही थी तो यहाँ पे हमने उनको क्या कर दिया, प्रोटेस्ट क्या होता है जब लोग जमा हो जाएं किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो मैंने वही प्रोटेस्ट की एक्सप्लेनेशन दे दी, गैदर्ड इन द सिटी सेंटर टू वॉइस देयर कंसर्न्स अबाउट सोशल इनइक्वालिटी। सो दिस इज़ व्हाट सोशल सेंटेंस लुक लाइक। और उसमें क्या चीज़ थी, आपकी नाउन फ्रेज़ क्या थी, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल कर रहा है। उसके बाद जो आपकी नाउन क्लॉज है जो कि एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है, वो क्या है, टू वॉइस देयर कंसर्न अबाउट सोशल इनइक्वालिटी, अपनी वॉइस को सोशल इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग राइज़ करना, ये आपका क्या है, ये किसी एक चीज़ का नाम है। तो ये आपकी नाउन है और ये एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही है और ये आपकी नाउन को एक्सप्लेन कर रही है, यानी आपको ज़्यादा डिटेल दे रही है। सो दिस इज़ व्हाट नाउन फ्रेज़ इज़। तो नाउन फ्रेज़ को यूज़ करके हमने क्या कर दिया, एक जुमला जो कि इतना बेहतरीन था, हमने लिख के अपने रीडर तक अपना आइडिया पहुंचा दिया। आपको पता चल गया कौन सा नाउन है, नाउन और नाउन फ्रेज़ में डिफरेंस क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपको चीज़ें पता चल गई। पॉलिटिकल सेंटेंस देखिए, ये आपके सामने पॉलिटिकल सेंटेंस हैं, उसमें हमने क्लॉजेज ऐड की, उनकी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे वीडियो को स्पेस दबा के पॉज कीजिए और इनको पढ़िए, आपको ख़ुद समझ आ जाएगी कि भाई कितनी आसानी से आप अपने जुमलों को इन बिल्कुल एवरेज काइंड ऑफ सेंटेंस को यूज़ करके इनको शिफ्ट करके आप इस तरह के सेंटेंसेस में ले के आ सकते हैं बाय यूजिंग क्लॉजेज़। अच्छा, अब एंड पे दो चार जुमले आपके लिए मैंने सामने रखे हुए हैं ताकि आपकी क्विक सी रिवीजन हो जाए। सोशल सेंटेंस है, नाउन फ्रेज़ यूज़ की गई है, ख़ुद आइडेंटिफाई कीजिएगा कि कौन सी नाउन फ्रेज़ है, नाउन फ्रेज़ का कौन सा पार्ट है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स to the growing homelessness crisis has been a subject of heated debate among citizens। गवर्नमेंट का वो रिस्पांस जो कि ग्रोइंग होमलेसनेस क्राइसिस के रिगार्डिंग था, वो क्या है जी, हीटेड डिबेट का एक सब्जेक्ट बन चुका है लोगों के दरमियान। तो ये जो गवर्नमेंट का रिस्पांस यहाँ तक जो ये था, ये पूरे का पूरा आपका नाउन फ्रेज़ था, क्योंकि भाई ये पूरे का पूरा एक रिस्पांस एक इट्स अ नाउन, लेकिन विद बाय यूजिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब हमने इसको फ्रेज़ में कन्वर्ट किया। और वो फ्रेज़ कौन सी है, नाउन फ्रेज़ है। और नाउन फ्रेज़ कौन सी है, एज अ सब्जेक्ट आ रही है क्योंकि जुमले के ये स्टार्ट में। पॉलिटिकल सेंटेंस में उठाता हूँ, ये भी वही नाउन फ्रेज़ वाला है, छोड़ें इसको, एडवर्ब वाले को उठाते हैं। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इकनॉमिक डाउन टर्न, ये मैंने क्या किया, अपना एडवर्ब यूज़ किया, एडवर्ब ऑफ टाइम क्योंकि ये मुझे टाइम के बारे में बता रहा है। और आगे मैंने अपनी पूरी की पूरी बात कर दी, जुमले के स्टार्ट में आया है। और ये आपका ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इकनॉमिक डाउन टर्न, यहाँ पे आगे कॉमा क्यों यूज़ हुआ है कि भाई ये आपका डिपेंडेंट आइडिया है कि भाई इकनॉमिक डाउन टर्न के टाइम्स में क्या, इकनॉमिक डाउन टर्न्स के टाइम में क्या तो सॉरी गला दुख गया है मेरा। तो ये क्या हमने क्या करना है, जब क्या का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि भाई हमने यहाँ पे कॉमा दे देना है। तो द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, आगे मैंने कॉमा लगा दिया, ये आपका क्या है, एडवर्बियल नहीं है, ये एडजेक्टिवल है, क्योंकि आपने दो कॉमास के दरमियान अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो आपने ये एडजेक्टिवल फ्रेज़ को यूज़ किया हुआ है। सेम इज़ द केस हेयर, पॉज करके आप इसको इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक के आपका जो CSS एस्पायरेंट के लिए ये जुमला ज़रूरी था, क्योंकि इसी तरह रेंगते रेंगते, जिस तरह ये पेंसिल रेंग रही है, आप इस तरह रेंगते रेंगते लिखते 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 एक दिन होगा कि आप बेहतरीन के बेहतरीन जुमले, बेहतरीन से बेहतरीन ऐसे लिखने भी लग जाएंगे। लेकिन ये फ्रेजेस क्लॉजेस ऐसे के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं, कैसे इंपॉर्टेंट हैं, फॉर दैट आपको मैं एक रीडिंग मटीरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। अभी ग्रुप में आपको मैं शेयर भी कर दूँगा, शायद आपको
आपको वीडियो देखने से पहले ही वो चीज़ मिल गई होगी, तो ये आपको उसमें पता चल जाएगा कि एसे में किस तरह वैल्यू ऐड कर रहा है। ऑल दो आपको पता चल चुका है कि सेंटेंसेस में किस तरह इसने वैल्यू ऐड की है। तो सेम इज़ द केस विद एसे, आपके सेंटेंसेस अगर ठीक होते हैं तो आपका एसे भी इन टर्न खुद ही ठीक हो जाता है। नाउ कमिंग टू द असाइनमेंट, एक असाइनमेंट आपको मैंने पीछे बताई थी, आपने 5 नाउन फ्रेजेस वाले वो जुमले मुझे लिख के देने थे विद सब्जेक्ट। तो अभी ये है कि 10 जुमले आपने फ्रेजेस वाले लिखने हैं, 10 जुमले आपने क्लॉजेस वाले लिखने हैं। कि भाई ऐसे जुमले जिसको एक सिंपल जुमला लिखें अगर आप, तो ये तो बोनस वाली बात मैंने आपको यहाँ पे कर दी। एक सिंपल सा सेंटेंस आपने लिखा, फिर आपने उसमें क्या किया, फ्रेजेस को ऐड किया, आपने आइडेंटिफाई किया कौन सी फ्रेज़ है। अगर उसी जुमले में अगर आप क्लॉजेस भी ऐड कर देते हैं तो सबसे बेस्ट है, नहीं हो सकता तो खैर है एक अलग सेंटेंस लिखते हैं उसमें वो उसमें ऐड कर दें। लेकिन ये है कि आपको एटलीस्ट पता हो कि डिफरेंस क्या है सब्जेक्ट का, ये फ्रेज़ का और क्लॉज का, और आपके जुमलों में ये किस तरह यूज़ हो रहे होते हैं, और जो चीज़ आपने यूज़ की है वो कौन सी है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्बियल क्लॉज है, एडजेक्टिवल क्लॉज है, या आपका नाउन फ्रेज़ है, नाउन क्लॉज है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ये सारे के सारे आइडियाज़ आपको आने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी हैव आई हैव टॉट यू इन दिस क्लास। आपको बेसिक में ये चीज़ें आसान करके समझाई थी, नाउ ये थोड़ी सी मुश्किल हो रही हैं, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर है तो आई एम हेयर, ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछिए, इनबॉक्स कीजिए अपनी क्यूरीज़, तो डेफिनेटली यू विल गेट योर आंसर। दिस इज़ इट आई गेस, ठीक है। तो हम इसको एंड करते हैं यहाँ पे असाइनमेंट को, अपनी प्रेजेंटेशन को। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास जी, चलें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।